नमस्कार दोस्तों, गुलास आईएएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास का दूसरा लेक्चर अटेंड करेंगे, जिसमें प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में इसलिए जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि इसी से हमारा प्राचीन इतिहास जो है उसका निर्माण हुआ है। यानी कि किन किन वस्तुओं का अध्ययन करके हम प्राचीन इतिहास के निर्माण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, उसी का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इसका पूरा उपयोग कर सकें और इस लेक्चर का लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत को देखते हैं तो इसको 5 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें पहला भाग है भौतिक अवशेष, दूसरा भाग है सिक्के, तीसरा भाग है अभिलेख, चौथा भाग है साहित्य और पांचवा भाग है विदेशी स्रोत। इन पांचों को हम एक साथ देखें तो इनकी प्राप्ति की जो संकल्पना है वह एक ही है। यानी कि ये उत्खनित पदार्थ हो सकते हैं अथवा प्राचीन वस्तुएं हो सकती हैं। इन्हीं का हम लोग अध्ययन करते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत में। अब बात कर लेते हैं भौतिक अवशेष का। भौतिक अवशेष क्या होंगे कि पृथ्वी के अंदर से अथवा टीले से अथवा प्राचीन वस्तुओं का जब हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं तो उसी को हम भौतिक अवशेष का अध्ययन कहते हैं, अथवा उसे एक इतिहास के रूप में नाम देते हैं जिसे हम पुरातत्व कहते हैं। यानी कि एक अलग नाम देते हैं वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने को, उसे कहते हैं पुरातत्व। अब बात कर लें कि भौतिक अवशेष क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें मूर्तियां हो सकती हैं, गुफा हो सकते हैं, मृदभांड हो सकते हैं, अनाज हो सकते हैं, समाधान की प्रक्रिया हो सकती है, इत्यादि चीज़ें इसमें आ सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम इनकी आयु की गणना कैसे करते हैं अथवा इनकी संरचना का अध्ययन कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं इनके अध्ययन में हम कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 क्या है? कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अथवा तत्व है, जिसमें से ऊर्जा का स्वतः उत्सर्जन होता रहता है। ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में होता रहता है, यानी कि उसमें से प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं, जिससे उस पदार्थ की ऊर्जा का हनन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यह किस प्रकार से काम करता है। तो हम देखते हैं किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उस अवशेष के समय का निर्धारण किया जाता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि कार्बन 14 का क्षय एक निश्चित गति से हमेशा लगातार होता रहता है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि कार्बन 14 का आधा जीवन 5568 वर्षों का होता है, अर्थात रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन वह काल होता है जिसमें उस वस्तु की आधी धारिता लुप्त हो जाती है। तो उसी के आधार पे हम लोग किसी अवशेष का आयु का निर्धारण करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अवशेष की तरफ कि भौतिक अवशेष में हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं और उनका अध्ययन कैसे करते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं मूर्तियों के। तो मूर्तियाँ 3 प्रकार की, प्राचीन इतिहास के स्रोत में मूर्तियों को 3 भागों में हम बांटकर देखते हैं। एक हुई पत्थर की मूर्ति, दूसरा हुआ टेराकोटा की मूर्ति, तीसरा हुआ धातु की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति की बात करें तो पत्थर की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और दूसरा है पुरुष के धड़ की मूर्ति। यदि दोनों का संबंध देखें तो दोनों का संबंध हड़प्पा से है। हड़प्पा सभ्यता से दोनों का संबंध है और इनका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में जो मानव था वह बड़े बड़े कठोर पत्थरों को अपने हाथों से तराश कर एक नए और एक अच्छे
दिखने वाले वस्तु का निर्माण कर सकता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला मूर्ति है टेराकोटा की मूर्ति। टेराकोटा को पहले समझते हैं। टेराकोटा क्या है? मिट्टी की मूर्ति बनाकर और उसे अग्नि में पकाकर जो मूर्ति तैयार होती है उसी को हम टेराकोटा की मूर्ति कहते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या हमें प्राप्त हुई हैं। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जहाज भी प्राप्त हुआ है और खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। यही नहीं, इससे अधिक और भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हीं को हम देखते हैं। तो मातृ देवी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है, उनके सिर पर 3 सिंह बने हुए हैं और जो जहाज और खिलौने हैं ये छोटे छोटे हैं, यानी कि जो यह मूर्ति होती थी वह पूजा के लिए थी, जबकि जो खिलौने थे वह बच्चों के लिए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि धातु की मूर्तियाँ। तो धातु की मुख्यतः 3 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके हाथ में एक कड़ा है और एक हाथ उसके कमर पे रखा हुआ है। और दूसरी मूर्ति की बात करें तो गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जिसे शांत मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। शांत मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। यह बिहार से प्राप्त किया गया है, जो सुल्तानपुर में स्थित है। बिहार के सुल्तानपुर से इसे प्राप्त किया गया है। और तीसरी मूर्ति की बात करें तो तीसरी मूर्ति है नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति है जो मिश्र धातुओं से मिलकर बना है। मिश्र धातु उस समय क्या रही होंगी? तो मिश्र धातु उस समय कांसा रहा, तो कांसे का बना हुआ है। और कांसा किससे मिलकर बनता है? तो कांसा टिन प्लस तांबे को मिलाकर बनाया जाता है। इस प्रकार से उस समय के मानव की वैज्ञानिक कला के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि मानव उस समय न केवल अपनी सामग्री अथवा खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करता था, बल्कि वह नए नए कार्यों को भी करने में, नए नए कार्यों की रचना करने में भी सक्षम था। चलिए दोस्तों, अब अगले हम अवशेष की तरफ देखते हैं। तो हमारा जो अगला अवशेष है प्राप्त हुआ भौतिक अवशेष, उसमें गुफा की बात करते हैं। तो गुफा में देखते हैं, गुफा 2 प्रकार की बनाई जा सकती हैं। एक प्राकृतिक गुफा हो सकती है, जिसमें यानी कि मानव का कोई योगदान नहीं है, उसे स्वयं प्रकृति ने बनाया है। और दूसरा एक होता है मानव निर्मित गुफा, यानी कि प्रकृति रूप से बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर उसमें गुफा का निर्माण कर देना ही मानव निर्मित गुफा है। तो प्राकृतिक गुफा की बात करें तो प्राकृतिक गुफा में भीमबेटका की गुफा को देखते हैं। भीमबेटका गुफा एमपी में है। भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इसके बात की जाए काल अवधि की, तो इसकी काल अवधि 1200 ईसा पूर्व की है। इससे आकलन लगाया जा सकता है यह किस काल से संबंधित है, तो यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। यदि ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो इसकी काल अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भीमबेटका की जो गुफा थी वह ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। और इस गुफा की बात करें तो इस गुफा की दीवारों पर चित्रकारी की गई है, मानव के द्वारा चित्रकारी की गई है। तो जिनकी चित्रकारी की गई है उनमें पशु हैं, पक्षी हैं। और इससे पता चलता है कि ये जिनका चित्रकारी किए हैं वो इनका प्रयोग शिकार के रूप में करते थे, यानी कि इनका शिकार करके वो अपने भोजन के रूप में इनका प्रयोग करते थे। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम लोग मानव निर्मित गुफा की तरफ, यानी कि जो मानव के द्वारा गुफा बनाई गई है। तो उसमें देखते हैं पहला नंबर है अजंता एवं एलोरा की गुफा। यह गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो सह्याद्री पहाड़ी पर स्थित है। इसमें बात की जाए तो एलोरा में 34 गुफा, अजंता में 29 गुफा।
अजंता की बात की जाए तो अजंता में कुल 29 गुफा में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें चैत्य तथा विहार दोनों सम्मिलित हैं। अब चैत्य क्या होते हैं? चैत्य होते हैं बौद्ध भिक्षु के पूजा स्थल, और विहार क्या होते हैं? बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल अथवा आराम करने का स्थान अथवा आराम करने का स्थल। तो जो अजंता की गुफा है उसका संबंध केवल बौद्ध धर्म से है, जबकि एलोरा की जो गुफा है उसमें 34 गुफाएं प्राप्त हुई हैं और ये गुफाएं 3 धर्मों से संबंधित हैं। तो इसमें देखते हैं गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से, 30 से 34 तक जैन धर्म से। गुफा संख्या 16 की बात करें तो गुफा संख्या 16 में कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर गुफा संख्या 16 में स्थित है। यदि इनकी निर्माण की काल अवधि की बात की जाए तो इसकी काल अवधि लगभग दूसरी शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच है, यानी कि दूसरी शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है। एलोरा गुफा राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। इसके बाद हम लोग अगली गुफा की बात करें तो हमारा अगला गुफा है कार्ले की गुफा। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक अभिलेख के अनुसार 200 ईसा पूर्व की बताई जाती है, यानी कि इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व में किया गया था और 80 ईसा पूर्व में इसे पूरा कर लिया गया। इसकी शुरुआत पुष्पदत्त ने की थी, परंतु इसका निर्माण कार्य सातवाहन शासकों द्वारा किया गया। इसमें पूरी बात की जाए तो 4 गुफा हैं। कार्ले में 4 गुफा हैं। 4 गुफाएं, एक जो है महाचैत्य है और 3 विहार हैं। महाचैत्य इस वजह से कहते हैं कि जितने भी चैत्य प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा होने की वजह से इसे महाचैत्य कहते हैं और ये आज भी सुरक्षित है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बराबर एवं नागार्जुनी की। तो बराबर और नागार्जुनी की गुफा बिहार में स्थित है। बिहार के कहाँ पे स्थित है? बिहार के गया में जहानाबाद में स्थित है। अब बात की जाए यह किस धर्म से संबंधित है, तो यह आजीवक धर्म से संबंधित है अथवा आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। यदि इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं मक्खलीदास। हम लोग देखते हैं जब वैदिक काल समाप्त होता है तो उस समय हिंदू धर्म में इतनी बुराइयां आ गई थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 62 प्रकार के धर्मों का उदय हुआ, जिनमें से आजीवक संप्रदाय अथवा आजीवक धर्म एक धर्म के रूप में उभरा। उस समय हम देखते हैं शैव धर्म भी हुआ, बौद्ध धर्म भी हुआ, जैन धर्म भी हुआ और वैष्णव धर्म भी हुआ, इत्यादि प्रकार की लगभग 62 धर्मों का उदय हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम अगले स्रोत की तरफ चलते हैं। हमारा अगला स्रोत है सिक्के की बात की जाए तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमेमेस्टिक्स कहा जाता है। सिक्के की बात की जाए तो सिक्कों को क्या कहा जाता है? न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों की बात की जाए तो यह बौद्ध काल में चलाया गया था, यानी कि इसकी काल अवधि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी।
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में सर्वप्रथम सिक्के चलाए गए थे। इन सिक्कों को हम पंचमार्क के सिक्के भी कहते हैं। पंचमार्क के सिक्के भी कहते हैं। इसी को हम आहत के सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों पर अनेक प्रकार के चित्र बने होते थे जो हंसिया, चांद अथवा पीपल होते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो चित्र बने हुए थे, इन चित्रों का संबंध मानव से किसी न किसी प्रकार से रहा होगा, यानी कि मानव के जीवन में इनका किसी न किसी रूप में उपयोग किया जा रहा होगा। इस वजह से इनका चित्रण किया गया है। चलिए दोस्तों, अगले अब सिक्के की तरफ चलते हैं। कालखंड के आधार पर हम लोग देखेंगे कि किस किस काल में कौन कौन से सिक्के चलाए गए हैं। तो हम पहला सिक्का देखते हैं, सिंधु यूनानी के सिक्के। तो इसमें देखते हैं कि पहली बार किसी शासक के द्वारा सोने के सिक्के को संचालित किया गया है। अब इसकी गुणवत्ता की बात करें तो यह पंचमार्क सिक्के अथवा आहत के सिक्के से काफ़ी बेहतर थे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुषाण काल के सिक्के। कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के को संचालित किया। सबसे शुद्ध सिक्के का संचालन कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था। और कुषाण शासकों में सबसे ज़्यादा सिक्के किसने चलवाए थे? तो कनिष्क के द्वारा चलवाया गया था। कनिष्क के द्वारा चलवाया गया था। और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, और जिसके शासन काल में चौथीं बौद्ध संगीत हुई थी। और चौथीं बौद्ध संगीत कहाँ पे स्थापित हुई थी अथवा इसको आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में कराया गया था, जिसमें हीनयान और महायान का बंटवारा हो गया था 2 प्रांतों में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला जो सिक्का है सातवाहन वंश का सिक्का है। इसमें देखते हैं सातवाहन वंश के राजाओं ने सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के चलवाए थे, और उसके बाद तांबे, फिर उसके बाद कांस के सिक्के चलवाए थे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी सातवाहन की उतनी मजबूत नहीं थी, परंतु इसके साथ साथ में उन्होंने कुछ शीशे के सिक्के के अलावा कांसे, तांबे इत्यादि के भी सिक्के जारी करवाए थे। परंतु इनकी जो क्षेत्र की बात करें तो उत्तर मौर्य काल में जिस प्रकार से मौर्य काल उत्तर भारत में शासन करता था अपने समय काल में, उसी प्रकार से उत्तर मौर्य काल में दक्षिण भारत में सातवाहनों का शासन रहा, जो एक केंद्रीय सत्ता के रूप में काफ़ी दिन तक संचालित हुई। लगभग 4 शताब्दियों तक इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला जो सिक्का है मौर्य काल का सिक्का है। मौर्य काल के सिक्के की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिक्के किसने संचालित किए? तो सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्य काल के शासकों ने संचालित किया। मौर्य काल के शासकों के सिक्कों में है चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, कांस के सिक्के, शीशे के सिक्के और सोने के सिक्के भी शामिल हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला जो सिक्का है गुप्त काल का सिक्का है। तो गुप्त काल के सिक्के में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने संचालित करवाए? तो गुप्त काल के शासकों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के को जारी करवाया। अब बात कर लेते हैं इनकी गुणवत्ता की। तो इनकी गुणवत्ता कुषाण वंश के शासकों की अपेक्षा कम थी। इससे पता चलता है कि गुप्त काल के शासकों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जिससे वो अधिक गुणवत्ता वाले सिक्कों का संचालन कर सकें। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। जैसे हम देखते हैं मौर्य सबसे ज़्यादा सिक्के किसने चलवाए? तो सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्य के शासकों ने चलवाया। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल यानी कि गुप्त शासकों ने चलवाया। और बात कर लेते हैं सबसे शुद्ध सिक्के का संचालन किसने करवाया? तो सबसे शुद्ध सिक्कों का संचालन कुषाण वंश के शासकों ने करवाया। और पहला सिक्का कौन सा था? तो पहला सिक्का आहत सिक्के थे, जिसे पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अभिलेख की तरफ चलते हैं।
अगला जो स्रोत होगा हमारा अभिलेख होगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने सिक्के की बात की, तो उसी प्रकार से हम लोग अभिलेख की बात करेंगे, यानी कि राजाओं के का अनुसार, यानी कि उनके शासनकाल के आधार पे हम अभिलेख की बात करेंगे। पहले हम देखते हैं अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को कहा जाता है पैलियोग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। यदि इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य होता है शाही फरमान, यानी कि राजा के द्वारा यदि कोई फरमान लोगों के बीच में ले जाया जाता है तो उसे प्रचारित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, तो उसे हम शाही फरमान कहते हैं। उसके उद्देश्य से अभिलेख लिखे जाते थे। दूसरा है युद्ध अभियान, यानी कि जब राजा को युद्ध करना होता था तो अपने नागरिकों को, यानी कि बताने के लिए कि इस प्रकार से आने वाले समय में इनसे युद्ध होने वाला है, तो उसकी जानकारी इन अभिलेखों के माध्यम से लोगों को दिया जाता था अथवा विपक्षी राजा को दिया जाता था। फिर तीसरा है राजा का महिमा मंडल। जब राजा युद्ध जीत जाता था तो उस राजा के यश ज्ञान के लिए इस प्रकार के अभिलेख का निर्माण किया जाता था। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेख को हम देखेंगे। अशोक के अभिलेख को दो भागों में हम बांट कर देखते हैं। एक होता है शिलालेख और दूसरा होता है स्तंभ लेख। शिलालेख क्षैतिज अवस्था में होता है, जो स्तंभ लेख होता है वह ऊर्ध्वाधर होता है। यानी कि स्तंभ लेख एक लंबा होता है जबकि शिलालेख क्षैतिज अवस्था में पाया जाता है। अब शिलालेख की बात करें तो शिलालेख को राजमार्गों पर शाही आदेश के लिए लगाया जाता था। तो शिलालेख शाही आदेश के लिए, और यह धर्म प्रचार के लिए अथवा राजा का यशगान के लिए किया जाता था। अब बात कर लेते हैं शिलालेख के। तो शिलालेख अशोक के तीनों लिपियों में मिलते हैं। अशोक के शिलालेख तीनों लिपियों में, उस समय में प्रचलित तीनों लिपियों में मिलते हैं। अब वो लिपि क्या थी इसकी बात कर लेते हैं। तो पहली लिपि थी ब्राह्मी लिपि, दूसरी लिपि थी खरोष्टी और तीसरी थी अरेमिक। अब इनकी अवस्था की बात करें तो यह पूर्वी भारत में पाया जाता था, यह पश्चिमी भारत में, और यह पश्चिमी सीमा प्रांत में पाया जाता था। यानी कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अभिलेख मिलते हैं उनकी रचना ब्राह्मी लिपि में की गई है। यानी कि सबसे अधिक अभिलेखों की रचना किस में की गई, यानी कि 80 से 90% अभिलेखों की रचना ब्राह्मी लिपि में की गई है। फिर जब हम पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ पे लिखे गए खरोष्टी लिपि में मिलते हैं अभिलेख, और अरेमेइक यानी कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पे लिखे गए अभिलेख अरेमेइक लिपि में लिखे गए हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगे रुद्र दमन का अभिलेख, यानी कि इसमें एक और देख लेते हैं 13वें शिलालेख, जो कलिंग विजय के उपलक्ष्य में लिखा गया था 261वें ईसा पूर्व में, उसके बारे में बात करता है। अब इसके बाद देखते हैं रुद्र दमन का अभिलेख। तो रुद्र दमन का अभिलेख देखते हैं जूनागढ़ का अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। यह 150 से 151 ईसा पूर्व में लिखा गया है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसको लिखवाने वाले शासकों में आता है नाम शक शासकों का। और ऐसा माना जाता है कि जो शक संवत है इन्हीं शासकों के द्वारा चलवाया, यानी कि शक शासकों के द्वारा ही शक संवत चलवाया गया था।
उसके आधार पे बात करें तो यह रुद्र दमन का अभिलेख 72 शक संवत पर आधारित है, यानी कि 72 शक संवत पर इसकी रचना की गई थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऐहोल अभिलेख की। तो ऐहोल अभिलेख की रचना चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था, जो 7वीं शताब्दी में कराया गया था, यानी कि 634 ईसा पूर्व में कराया गया था। यदि बात करें इसकी भाषा की तो इसकी भाषा संस्कृत है। ईस्वी में कराई 634 ईस्वी है, ईसा नहीं है यहाँ पे, 634 ईस्वी है। तो इसका जो लैंग्वेज है वह संस्कृत है। ठीक, अब बात कर लेते हैं यह किसका वर्णन करता है। तो यह वर्णन करता है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था, उसके उपलक्ष्य में इस अभिलेख का निर्माण कराया गया था और उसी का वर्णन इस अभिलेख में किया गया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। तो यानी कि सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है प्रयाग प्रशस्ति। यह प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में स्थित है, यानी कि अब प्रयागराज में स्थित है, जिसे हर्षसेन द्वारा उत्कीर्णित किया गया था, यानी कि लिखा गया था और समुद्रगुप्त ने इसको लिखवाया था। इसकी बात कर लें तो पहले यह कौशाम्बी में स्थित थी, जिसे राजा अशोक ने इसका निर्माण कराया था, परंतु कौशाम्बी से इलाहाबाद इसको समुद्रगुप्त के द्वारा लाया जाता है। इसके बाद देखते हैं इस पर जहांगीर के भी जीवन का वर्णन किया गया है, जहांगीर के शासनकाल का भी वर्णन मिलता है। इसके बाद अकबर का भी इसमें वर्णन मिलता है, यानी कि एक अभिलेख में 4 राजाओं का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग साहित्य की बात कर लेते हैं, जो प्राचीन इतिहास का अगला स्रोत है। तो साहित्य को हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो वैदिक साहित्य है उसको 4 भागों में बांट कर देख सकते हैं, अथवा इसको कई अन्य भागों में भी बांट कर देख सकते हैं, परंतु यहाँ पे मुख्य रूप से 4 भाग हैं। एक है 4 वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। इन चारों के आधार पे हम लोग वैदिक साहित्य को देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं वैदिक साहित्य के अलावा अन्य जो साहित्य हैं उसको अन्य साहित्य के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। पांचवी शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नाट्य शास्त्र की। तो नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, जो 4वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। ये भी ईसा पूर्व में ही था। फिर मिलिंद पानो की बात कर लेते हैं। तो मिलिंद पानो में 2 लोगों के वार्तालाप की बात ही की गई है, यानी कि मिलिंद और दूसरे हैं नागार्जुन। नागार्जुन मुनि और मिलिंद के बीच के प्रश्नों के मिलिंद के सवालों का जवाब नागार्जुन मुनि देते हैं, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है, यानी कि जिसके बारे में तीनों मतलब धर्म की, उनकी बौद्ध धर्म की रणनीतियों के बारे में, उनके धर्म प्रचार के बारे में, उनके निवास स्थान के बारे में, किस प्रकार के जीवन शैली व्यतीत करते थे उसके बारे में लिखा गया है। इसका अर्थ होता है ज्ञान का कटोरी, यानी कि ज्ञान का टोकरी भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता किसकी रचना है? तो बुद्ध चरिता सुघोष की रचना है। यह 1ली शताब्दी की है।
और इसके बाद सौंदर्य नंदा और सरित पुत्र प्रकरण, ये तीनों अश्वघोष के द्वारा लिखित हैं और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। इसके बाद कामसूत्र की बात करें तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। वात्स्यायन की रचना है जो 4वीं शताब्दी में लिखी गई हैं। तो अब बात कर लेते हैं 4वीं शताब्दी में क्यों लिखी गई थी ऐसी रचनाएं, कि उस समय स्त्रियों की दशा इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें केवल एक वस्तु मात्र माना जाता था, यानी कि उन्हें एक वस्तु भोग विलास के रूप में जाना जाता था। इस वजह से कामसूत्र जैसी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य सिद्धांत की। तो सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, तो सूर्य सिद्धांत वराहमिहिर की रचना है। सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है, वराहमिहिर की। सूर्य सिद्धांत प्लस पंच सिद्धांत, ये दोनों वराहमिहिर की रचना है, जो एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है, यानी कि तारों का अध्ययन पर आधारित है। और यह रचना 4वीं से 5वीं शताब्दी की रचना है। अब इसके बाद हम लोग मृच्छकटिकम की बात करते हैं। मृच्छकटिकम की लेखक हैं शूद्रक। शूद्रक एक महाप्रतापी राजा थे, जिसके मतलब जो काफ़ी बड़े शासक थे, परंतु उनका यानी कि शासन छीन लिया जाता है कुछ लोगों के, यानी कि जो छोटे छोटे लोग होते थे उनके द्वारा एकत्र होकर इनके शासन को छीन लिया जाता है। उसी का जिक्र इसमें किया गया है, यानी कि किस प्रकार से एक बड़े शासक को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ जाता है छोटे छोटे लोगों के इकट्ठा होने से। तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला जो है विदेशी स्रोत। अगला जो स्रोत है हम लोगों का लास्ट स्रोत है इस चैप्टर का, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं विदेशी स्रोत। जिस प्रकार से यहाँ पे साहित्य मिलते थे उसी प्रकार से यानी कि वैदिक इतिहास के बारे में विदेशों में भी कुछ स्रोत मिलते हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। अब उनका संबंध भी हम लोग सिंधु सभ्यता से देख सकते हैं, अपने प्राचीन इतिहास से देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोगों की सभ्यता से पश्चिमी जो सभ्यता थी उनमें तालमेल था, उनमें आवागमन था। तो संबंध को यह एक प्रकार से प्रकट करता है। तो हम देख लेते हैं मेसोपोटामिया जो था, मेसोपोटामिया में मेलुआ जो शब्द प्रयोग किया गया है वह भारत के लिए प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया में जो शब्द प्रयोग किया जाता था मेलुआ, वह भारत के लिए प्रयोग किया जाता था। और जो सिंदन प्रयोग किया जाता था वह कपास के लिए प्रयोग किया जाता था। कपास के लिए इसलिए प्रयोग किया जाता था क्योंकि भारत से मेसोपोटामिया में अधिक मात्रा में कपास व्यापार किया जाता था, यानी कि भारत से होकर व्यापार जाता था। और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पे उस समय पैदा किया जाता था, तो उस समय सबसे ज़्यादा कपास चीन में पैदा किया जाता था, जो भारत के रास्ते से होकर मेसोपोटामिया पहुँचाया जाता था। और दिलमन की बात करें तो दिलमन यानी कि अरब सागर का जो तट है पाकिस्तान से होते हुए ईरान से होते हुए जाता है, उसी का जिक्र वहाँ पर दिलमन के रूप में किया गया है। इसके बाद हम बात करें अवेस्टा की, तो अवेस्टा एक प्राचीन साहित्य है, ईरान का प्राचीन साहित्य है जो वैदिक धर्म से संबंध रखता है। यानी कि जैसे हम लोगों का वैदिक धर्म वैदिक ग्रंथ अथवा वैदिक काल एक प्रकार से चला था, तो उसी प्रकार से यह वैदिक काल से संबंध रखता है, यानी कि उसी के समान यह रचना है, उसी के समान की यह रचना है, तो समय काल की रचना है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यूनानी साहित्य की। तो यूनानी साहित्य में भी कुछ रचनाएं लिखी गई थी जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी, यानी कि वो भी इतिहास का वर्णन करती हैं। इसके साथ साथ में हम मेगास्थनीज का इंडिका देख लेते हैं, हुएन सांग का यानी कि पुस्तकों का वर्णन देख लेते हैं। तो यानी कि विदेशी स्रोत भी हमें उपलब्ध हुए हैं जो इतिहास लेखन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों का आज यहीं पे लेक्चर समाप्त होता है। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और आगे जानकारी लेने के लिए प्राचीन इतिहास के बारे में
इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और हमारा अगला चैप्टर होगा पाषाण काल तथा मानव जीवन का शुरुआत। धन्यवाद दोस्तों।